मम्मी प्लीज, ये सब मेरे लिए मुमकिन नहीं है, अब क्यों नहीं समझती? हाशिब तंग आ चुका था रोज रोज के इस मसले से। बेटा हम तो समझ ही लेंगे, मगर अफसोस कि तुम नहीं समझ रहे। हाशिब, ये एक नहीं दो जानों की पूरी जिंदगी का मामला है, वो बेचारगी से बोले। जवान औलाद थी ना, बस मुंह से ही कह सकती थी, हाथ नहीं उठा सकती थी। जी इसीलिए कह रहा हूं, इनकी जिंदगी मत बर्बाद करे। मैं उन्हें वो मकाम नहीं दे सकता जिसकी आप लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं। वो उन्हें हर मुमकिन तरीके से इस फैसले से हटाना चाहता था। ठीक है, कल को अगर उनकी जिंदगी बर्बाद हुई तो तुम्हें किसी किस्म की कोई मलामत नहीं होनी चाहिए, ना उनसे कभी राबता रखना। अब की बार शगुफ्ता के लहजे में सख्ती दर आई। मम्मी अब क्यों नहीं समझ रही? पापा आप ही उन्हें समझाएं। आखिर क्यों आप लोग नहीं समझ पा रहे? वो मेरे लिए अभी भी सारिम की बीवी है। बीवी नहीं बेवा तस्ही कर लो। असफंद साहिब जो कब से बेड पर खामोश बैठे माँ बेटे की गुफ्तगू सुन रहे थे, हाशिब को टोक कर बोले, पापा मैं कभी इसे बीवी की हैसियत से नहीं देख सकता। ये मेरे लिए डूब मरने की बात है कि अपनी भाभी से मैं शादी कर लो। मैं कल को सारिम को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो समझ नहीं पा रहा था वो कैसे उन्हें समझाए। अब्रह को इसने हमेशा भाभी की हैसियत से ही देखा था। अभी 4 साल तो हुए थे सारिम की शादी को। हालांकि वो इससे छोटा था, मगर फिर भी हाशिब ने जबरदस्ती इसकी शादी पहले करवा दी थी। वो अभी शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था और माँ के बार बार इसरार पर उसने आखिर सारिम की करवाने का फैसला किया। अब्रह इससे उम्र में छूटी थी, सारिम के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी कि एक कार हादसे में सारिम उन सब को रोता छोड़ गया। सारिम और हाशिब 2 ही भाई थे। ये सदमा उन सब को हिलाकर रख गया था। सारिम अपने पीछे प्यारी सी बीवी और बेटी अनाया को रोता छोड़ गया था। अभी वो इस हादसे से संभले नहीं थे कि शगुफ्ता ने अब्रह के माँ बाप की रजामंदी लेकर हाशिब और अब्रह का निकाह करना चाहा। वो किसी तौर अब्रह को इस घर से जाने नहीं देना चाहती थी, और अगर कल को इसकी बीवी और बच्ची रुल गए तब तुम क्या मुंह दिखाओगे? बेटा ये सब मयूब नहीं है, मयूब होता तो सोचो हमारा मजहब हमें इस सब की इजाज़त देता, शगुफ्ता ने सहल अंदाज में समझाया। और सानिया इसका क्या बनेगा? हाशिब ने अपनी मंगेतर का नाम लिया। इनकी मंगनी को 7 साल हो चुके थे, मगर दोनों ही शादी के बंधन में बंधने को तैयार नहीं थे। सानिया हाशिब के चचा की बेटी थी तो वो इसकी बेहतरीन दोस्त, मगर ज़रूरी नहीं होता जो बेहतरीन दोस्त हो वो बेहतरीन शरीक सफ़र भी हो। हाँ, अच्छा शरीक सफ़र बेहतरीन दोस्त बन सकता है। इनकी दोस्ती को देखते हुए इनके वालिदैन ने इनकी मंगनी का इरादा किया था। दोनों की जिंदगियों में कोई और नहीं था, लिहाजा उन्हें एतराज़ नहीं था। मगर इस मंगनी के बावजूद दोनों की एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स पैदा नहीं हो सकी थीं जो इस रिश्ते का तकाजा होती है। यही वजह थी कि दोनों इस रिश्ते को लटका रहे थे। इसे कोई एतराज़ नहीं। सबसे पहले मैंने इससे बात की थी, शगुफ्ता की बात के बाद अब इसके लिए फरार की कोई राह नहीं थी। मुझे कुछ टाइम दे, मैं सोच कर जवाब दूंगा। आखिर वो हार मानते हुए कुछ मुस्बत जवाब देकर उठा। शगुफ्ता के लिए यही बहुत था। अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों की खुशियां दे, उन्होंने इसके हाथ पर प्यार करते हुए कहा। तुम्हें वाकई कोई इशू नहीं? अगले दिन वो ऑफिस से निकलकर सानिया से रेस्टोरेंट में मिलने आया था। रात में ही इसने सानिया को मैसेज करके कहा कि तुमसे ज़रूरी मिलना है, लिहाजा शाम में कहीं बाहर मुझसे मिलो। सानिया ने फौरन हामी भरते इसे टाइम बता दिया और अब वो दोनों आमने सामने बैठे थे। हाशिब ने अपने फैसले का दारोमदार इस मुलाकात पर रखा था। नहीं, क्या तुम्हें मुझसे कोई तूफानी मोहब्बत कभी भी रही है? मुझे तुमसे रही है। क्या कभी हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं? कमान हाशिब, हमारा आपस में जज्बातियत का कोई रिश्ता कभी नहीं रहा। हम 7 साल बाद भी बस अच्छे दोस्त हैं। इससे बढ़कर ना कभी तुमने कुछ महसूस किया है और ना मैंने। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो अपनी बातों से इसका फैसला मुश्किल बना रही थी। नहीं, मगर यार मैं अब्रह को वो मकाम नहीं दे सकता। ये सोचकर भी अजीब लगता है कि वो और मैं। उफ, कहाँ फंसा दिया है तुम सब ने मुझे? वो सर हाथों पर रख कर बेबसी से बोला। देखो हाशिब, अगर तुम सिर्फ इंसानियत के हवाले से सोचो तो ये फैसला कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं जिसकी वजह से तुम इस सब से इनकार करो। तुम्हें कभी ना कभी किसी से शादी तो करनी है ना, तो वो अब्रह क्यों नहीं? हाशिब, हम अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अपने लिए गुजारते हैं।
मगर अल्लाह बहुत कम ऐसे लोगों को चुनता है जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी गुजारी। क्या तुम्हें ये सोचकर खुशी नहीं हो रही कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसे काम के लिए चुना है? अच्छा, अब्रह को छोड़ दो, अनाया का सोचो। यार, खाला और चा से बढ़कर कोई अपने भाई बहन की औलाद को मोहब्बत नहीं दे सकता, मगर सिर्फ तब जब वो खुद शादीशुदा ना हो। इसीलिए तो लड़की की मौत के बाद उसकी बहन से लोग बहन के शौहर की शादी करवा देते हैं कि जो दर्द वो महसूस कर सकती है उन बच्चों के लिए वो कोई और नहीं करता। और इसी तरह चचा भी। फर्ज करो जैसे तुम कह रहे हो कि अब्रह की कहीं और शादी करवा दे और अनाया को तुम अपने साथ रख लो, तो क्या कल को तुम्हारी बीवी इसे रख लेगी? आज को तुम्हारे बच्चे नहीं, कल को जब वो होंगे तो अनाया हमेशा तुम्हें और तुम्हारी बीवी को खटकेगी। क्या तुम अपनी औलाद की ज़रूरतों को पसपुश्त डालकर उसकी ज़रूरतें पूरी करोगे? नहीं हाशिब, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। अपनी औलाद के आगे किसी की औलाद नज़र नहीं आती, लिहाजा बेवकूफ़ी मत करो और अब्रह से निकाह कर लो। सानिया ने रसानियत से इसे हर पहलू ना सिर्फ दिखाया बल्कि अच्छी दोस्त बनकर समझाया। ठीक है, जहाँ तक अनाया की बात है तो मैं ये शादी कर लेता हूँ, लेकिन क्या अब्रह के साथ ना इंसाफ़ी नहीं होगी? मैं इसे और वो मुझे कल को वो मकाम ना दे सकें तो सोचो ये रिश्ता कितना अब नॉर्मल होगा। वो सारिम से बहुत मोहब्बत करती थी सानिया। हाशिब ने एक नया मसला बयान किया। सानिया इसकी बात पर होले से मुस्कुराई। हाशिब, वो बहुत अच्छी बीवी थी और हर अच्छी बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है, लेकिन अगर अल्लाह ने औरत के दिल में सिर्फ एक शख्स की ही मोहब्बत रखनी होती तो वो कभी दूसरी शादी का हुक्म नहीं देता। हाशिब, एक औरत को हमेशा मर्द के सहारे की ज़रूरत रहती है। वो अभी तो नहीं मगर कुछ अरसे में ज़रूर तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगी। औरत बहुत हसास होती है, इसे जिस समत मोड़ोगे मुड़ जाएगी। अपनी मोहब्बत में मुब्तला करोगे कर लेगी। वो सिर्फ एहसास और तवज्जो चाहती है, तभी तो धोखे भी खा लेती है। फर्ज करो हम इसकी शादी कहीं और कर भी दें तो क्या गारंटी है कि कोई और इसे तवज्जो और मोहब्बत दे पाए? क्या पता सारिम के हवाले से इसे ताने दे, ज़बरदस्ती सारिम की मोहब्बत इसके दिल से खुरच कर मिटाने की कोशिश करे। अगर अभी वो सारिम की याद से नहीं भी निकलती तो तुम तो इसके भाई हो, तुम इसे स्पेस दोगे सारिम की याद को दिल के एक कोने में बंद करने की? तुम कभी इसे ताने नहीं दोगे, बल्कि इसकी कैफियत को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकोगे। और वैसे भी वो अभी जितनी भी कम उम्र सही मगर कोई कनवारा इसे नहीं अपनाएगा, और जो अपनाएगा वो कुछ बच्चों का बाप फिर औलाद के हुसूल के लिए इससे शादी करेगा। क्या किसी और की औलाद पालते इसे अनाया याद नहीं आएगी? ये जुल्म इसके साथ मत करो, इसे अपनी ही औलाद पालने दो। सिर्फ कुछ लम्हों के लिए खुद को इसकी जगह रख कर सोचो। हाशिब, वो तुमसे भी कहीं ज्यादा मजबूर है। इसकी मजबूरी को इसका कसूर मत बनाओ। और जहां तक मोहब्बत की बात है तो अल्लाह पर छोड़ दो। जब वो तुम दोनों में मुहर्रम रिश्ता बनाएगा तो तुम दोनों के दिलों में मोहब्बत भी बेदार कर देगा। ये रिश्ता ही ऐसा है, अपना आप मनवा कर दम लेता है। सानिया ने होले से मेज पर रखे इसके दाएं हाथ पर अपना हाथ रखकर इसे हौसला दिया और हाशिब को इस लम्हे इसकी दोस्ती पर बेहद फख्र महसूस हुआ। अच्छे दोस्त वाकई अल्लाह का इनाम होते हैं। किसी बेहतरीन अंदाज में इसने इस रिश्ते के लिए हाशिब को कायल किया था, ये सिर्फ वही कर सकती थी। और हाँ, मेरी फिक्र मत करो, तुम जानते हो ना मुझे अभी कीर बनाने का जुनून सवार है। मेरा इंग्लैंड के एक फैशन डिजाइन स्कूल में एडमिशन हो गया है। अपना हाथ हटाते इसने मुस्कुराते हुए हाशिब को बताया। वाओ, दैट इज ग्रेट। हाशिब जानता था इसे फैशन डिजाइनर बनने का कितना शौक था। इम सो हैप्पी फॉर यू। हाशिब ने सच्चे दिल से अपनी खुशी का इजहार किया। आई नो, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें बताया है। 2 साल का कोर्स है। भेज में चक्कर लगाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि जब जब आऊं तुम्हें और अब्रह को एक नॉर्मल रिलेशन में देखो। हाशिब, हमारे पास जिंदगी में नेकी करने के मौका बहुत कम आते हैं, उन्हें अंदेशों की नज़र नहीं करना चाहिए, संजीदगी से कहते इसने हाशिब की जानिब देखा। ओके मैडम, अब काफ़ी हद तक कायल कर चुकी हैं मुझे। हाशिब ने इस पर से नज़र हटाकर हंसते हुए गोया इसे मतला किया। शुक्र। हाशिब को लगा अब फैसला करना इतना मुश्किल नहीं होगा, और फिर 1 हफ्ते में ही अब्रह और हाशिब का निकाह हो गया। निकाह वाले दिन जहां अब्रह बहुत मुस्तरिब थी वहीं हाशिब भी बेहद डिस्टर्बड था। फैसला तो कर लिया था मगर इस बंधन को कब तक निभा पाएगा भी कि नहीं, इस लम्हे वो कोई भी फैसला करने की पोजीशन में नहीं था।
अब्रह एक हफ्ते पहले ही अपनी माँ के घर चली गई थी और आज निकाह के दिन वापस इस घर आई थी जहाँ कुछ साल पहले सारिम की दुल्हन की हैसियत से आई थी। इस तमाम अरसे में इसकी हाशिब से ना कोई बात हुई थी ना ही आमना सामना हुआ था। हाशिब अच्छे मिजाज का था। अब्रह इसकी एक ही भाभी थी, लिहाजा हंसी मजाक भी कर लेता था। मगर सारिम की डेथ के बाद वो एक सेकंड के लिए भी अब्रह के पास नहीं आया था। पहले तो वो खुद इतनी निढाल थी कि कुछ होश ना था, और फिर इद्दत में होने की वजह से हाशिब इसके पास नहीं आया था। हाँ, अनाया का ख्याल वो पहले से कहीं ज्यादा रखने लगा था। पहले भी अनाया में इसकी जान थी और अब तो जब जब इसे देखता था भाई बुरी तरह याद आता था। इतने दिनों से खुद को समझाने के बावजूद वो खुद में हिम्मत नहीं पा रहा था कि अब्रह का सामना करे, जिसे कुछ देर पहले ही इसके कमरे में पहुंचाया जा चुका था। छत पर उधर से उधर टहलते न जाने कितने ही सिगरेट इसके पांव की नोक तले मसले गए थे, वो नहीं जानता था। रात के 3 बज चुके थे, वो अभी तक वहीं खड़ा था। हाशिब कंधे पर न सिर्फ आया हाथ आकर ठहरा था, बल्कि असफंद साहिब की आवाज ने भी इसे बुरी तरह चुंकाया था। मोड़ कर उन्हें देखा। फैसला कर लिया है तो इस पर अमल करने की हिम्मत भी कर लो डैडी, ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। आवाज में बेहद थकावट थी, जैसे पता नहीं कितने मीलों का सफर करके आया हो। बेटा, जिंदगी में बहुत सी चीजें मुश्किल होती हैं तब तक जब तक हम उन्हें करने की हामी नहीं भरते। जब एक मर्तबा हिम्मत पकड़कर अमल पैरा होते हैं तो सब मुश्किलें आसानियों में बदल जाती है। हम सब के लिए फैसला आसान नहीं था। आज कदम कदम पर सारिम का चेहरा सामने आया। इसके कंधे पर हाथ रखे वो बमुश्किल अपनी आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को पीछे धकेल रहे थे। देखो बेटा, कुछ दिन लगेंगे हमें इसकी हैसियत किसी और तरह से कबूल करने में, मगर फिर रफ्ता रफ्ता आदी हो जाएंगे। और तुम्हें पता है वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। हाँ, ये जाने वालों की इस तकलीफ को ख़त्म तो नहीं कर सकता, मगर उसकी शिद्दत को कम ज़रूर कर देता है। हम भी वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी बहुत सी तकलीफ़ों से निकल आएंगे, मगर उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हम गम को जितना खुद पर तारी करते हैं वो हमें इतना ही खौफजदा करता जाता है। एक मर्तबा इसकी आंखों में आंखें डालकर देख लो तो ये आंखें मूंद कर अपने रास्ते चल पड़ता। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर चीज़ को नॉर्मल अंदाज में लो, हाँ, मगर चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करो। और ये कोशिश तभी हो सकती है जब तुम खुद हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाओगे। वहीं खड़े रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हारा अब इससे रिश्ता ऐसा जड़ चुका है जिसमें इसे तुम्हारी मॉरल सपोर्ट हर दूसरे रिश्ते से कहीं ज्यादा चाहिए। तुम आहिस्ता आहिस्ता इसे एतमाद दोगे तो वो भी इस ट्रांस से निकल आएगी और तुम भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकोगे। अब ये तुम पर है, तुम कितनी जल्दी इसे एतमाद देते हो। असफंद साहिब के धीमे लहजे में छपी सच्चाइयां इसे बहुत कुछ बावर करवा रही थीं। वो समझ कर भी समझ नहीं पा रहा था। जहन था कि उलझता जा रहा था। मैं कोशिश करूंगा, उन्हें तसल्ली देने के लिए वो सर झुकाकर बोला। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब अपने कमरे में जाओ। अनाया हमारे पास है। उन्होंने इसके कंधे को थपथपाया और वापस नीचे की जानिब बढ़ गए। हाशिब भी एक गहरी सांस खींचकर नीचे की जानिब आया। कमरे के आगे रुककर भी वो कितने लम्हे सोचता रहा कि अंदर बड़े आने। आखिर हिम्मत करके दरवाजे का नाब घुमाया। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। दरवाज़ा बंद करके कुछ लम्हे लगे इसे माहौल से मानूस होने में। बेड पर नजर गई तो वो खाली था। नजर घुमाकर नीचे कारपेट पर देखा। अब्रह किशन रखे सीने से पांव तक कपड़ा लपेटे सुई हुई नजर आई। न जाने सुई थी या जाग रही थी। हाशिब का ना चाहते हुए भी दिमाग घूम गया। इसे इस बात का दुख नहीं था कि इसने पहले दिन ही हाशिब से फासला रखा है। इसे इस बात का दुख था कि वो इसे इस हद तक गिरा हुआ समझती है कि वो अब रह के अपने साथ रिश्ते का तायुन यूं करेगा कि इसे जमीन पर लेटने को कहेगा। ठीक है, वो दोनों अभी इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं थे, मगर इतनी इंसानियत तो इसमें थी कि अपनी नासही सारिम की बेवा होने के नाते वो इससे इस तरह का बुरा सलूक कभी भी रवा नहीं रख सकता था। तनी हुई रगों को ढीला छोड़ते वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। इसके करीब आकर रुका तो पलकों में वाज़े इर्तिआश नजर आया। मैं जानता हूं कि अब जाग रही है, लिहाजा फजूल की ये एक्टिंग बंद करे। यहां से उठकर ऊपर बेड पर लेटे ना चाहते हुए भी इसका लहजा गुस्सला हो गया। वो डरते डरते उठकर बैठी। क्या सोच कर आप यहां लेटी हैं?
हमने कभी घर की मुलाजमा को यूं नीचे सोने नहीं दिया, तो क्या आपके ख्याल में मैं आपको यहाँ सोने का कहूँगा? इसका बाजू पकड़कर इसे अपने मुकाबिल खड़ा किया, जिसकी नज़रें झुकी हुई थीं। लान के जदीद तराश खराश के लाइट पिंक प्रिंटेड सूट में मिटे मिटे मेकअप के साथ भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाशिब को पहले भी इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा था, मगर सिर्फ एक भाभी की हैसियत से वो इसे सराहता था। अब तो रिश्ता ही बदल गया था। खुद वे शिकनज़दा वाइट शलवार कमीज में तने हुए असाबली इसे घोर रहा था। मैं घबराहट में वो हकलाकर बस इतना ही कह पाई, आप यहाँ नहीं सुना चाहते? हाशिब ने इसकी बात मुकम्मल की। इसने थोक निगल कर होले से सर हिलाया। फिर मेरी हेल्प करे, मैं साथ वाले रूम से सोफा कम बेड लाता हूँ, इस साइड पर वाल खाली है, वहाँ रख देता हूँ, आप इस पर लेट जाएं। इसकी मुश्किल आसान करते इसने फौरन हल बताया। बहरहाल वो खुद भी ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था, इसे भी यही बेहतर लगा। ठीक है, होले से सर हिलाकर इसने चादर बेड पर रखी। हाशिब के साथ दूसरे कमरे से सोफा कम बेड लाकर बेड के दाएं जानिब दीवार के साथ रखा। जब तक आप अपने मसाइल खुद अपने मुंह से बयां नहीं करते, लोग उन्हें समझते हुए भी समझ नहीं पाते। जिन्हीं वो इसके करीब से गुजर कर चादर बेड से उठाने बड़ी, हाशिब की आवाज़ पर लम्हा भर को चादर थामता इसका हाथ रुका। कोई भी जवाब दिए बना वो आहिस्ता से अपनी जगह पर जाकर लेट गई। हाशिब भी नज़र फेर कर वाशरूम में घुस गया। एक खामोश मुआहदा दोनों के दरमियान हो गया था, एक दूसरे की जिंदगी में दखल न देने का, और दोनों बखूबी से इस पर कारबंद थे। अनाया एक वाहिद हस्ती थी जिसकी खातिर दोनों एक दूसरे से थोड़ी बातचीत कर लेते थे। नहीं तो कभी कभी कई दिन गुजर जाते, अब्रे हाशिब को मुखातिब नहीं करती थी। हाँ, मगर उसके तमाम कामों की जिम्मेदारी इसने अपने कंधों पर ले रखी थी। असफंद साहिब और शगुफ्ता बेगम चाहते हुए भी कुछ न कह पाते थे। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे से कटे कटे देखकर उनका दिल दुखता था, मगर ये सोच कर चुप रहते कि अगर अल्लाह ने इनके नसीब मिले हैं तो कभी ना कभी दिल भी मिला ही देगा। बस हर लम्हा इन दोनों के लिए दुआ गो रहते थे। हाशिब ने इसरार करके अनाया को अब अपने कमरे में सिलाना शुरू कर दिया था। जब अनाया सो जाती तब अब्रह आहिस्ता से उठकर अपनी मुकर्रर की हुई जगह पर लेट जाती। हाशिब भी तब तक उधर उधर के काम निपटता रहता। जैसे ही अब्रह उठती वो अनाया के पास बेड पर जाकर लेट जाया करता। इस रात भी यही हो रहा था। अब्रह अनाया को कहानी सुनाते इससे छोटी मोटी बातें कर रही थी, जबकि हाशिर बेड के पास रखी रग पर बैठा लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ था। मामा बाबा कहाँ हैं? अनाया के सवाल पर जहां अब्रह साकिन रह गई थी, वहीं हाशिब का टाइप करता हाथ थम गया था। अनाया अब पूरे पूरे जुमले न सिर्फ बोलती थी बल्कि बहुत ज्यादा बातूनी थी। एक वही तो थी जिसकी वजह से उनके घर में रौनक लगी रहती थी। मामा बाबा कहाँ हैं? अनाया ने फिर वही सवाल दोहराया। चंद गर्म कतरे इसकी आंखों से बह। पता नहीं अनाया। अच्छा, वो फेरी वाली स्टोरी सुनाओ, इसने बात पिलटनी चाहिए। बाबा अब क्या कर रहे हैं? अनाया अब की बार उठकर हाशिब से मुखातिब हुई। हाशिब ने गर्दन मोड़कर करीब से आने वाली आवाज को सुना। वो अब भी हैरत ज़दा था कि कल तक इसे चाचू कहने वाली आज बाबा कह रही है। कम हाल अब्रह का भी नहीं था। वो भी गुम उठकर बैठ चुकी थी। आपने इसे कहा है ये सब कहने को? इसकी आवाज़ सदमे से भरपूर थी। नहीं, मैं क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये सब करके न जाने इसे किस बात का गुस्सा था। शट अप, ना तो मैंने अनाया को ऐसा कहने को कहा है, ना ही मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ। गुस्से से इसे झाड़ पलाकर सहमी हुई अनाया को हाथ बढ़ाकर अपने पास किया, जो हाशिब और अब्रह की तकरार से परेशान हो गई थी। अनाया, आपको किसने कहा मुझे बाबा कहो? हाशिब ने प्यार भरे मध्यम लहजे में इससे पूछा। मुझे पता है आप मेरे बाबा हैं, वो अपनी बात पर जोर देकर बड़े दानिशमंदाना अंदाज में बोली। वो तो मैं हूं, लेकिन किसी ने तो कहा होगा ना। जल्दी से मेरे कान में बता दो, वो सरगोशी भरे अंदाज में बोला। दादो ने, इसने भी मुन के करीब हाथ रख कर कहा। हाशिब की तंजिया नज़र अब्रह पर उठी जो उन्हें ही देख रही थी। नज़र मिलने पर जाविया बदला, मगर अनाया बाबा तो सारिम बाबा थे, आपको याद है ना? हाशिब ने गोया इसकी तस्की। नहीं, दादो कहती हैं वो डैडी थे। डैडी हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन बाबा हमेशा साथ रहते हैं। अनाया की बात पर अब मजीद हाशिब के पास कुछ और कहने की गुंजाइश नहीं थी। वो लब भींच कर रह गया। फिर एक नज़र बेड पर बैठी अब्रह पर डाली, जो खामोश बैठी ज़मीन को घोर रही थी।
बगैर तहकीक के कोई बात नहीं कहनी चाहिए, शायद अब जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है। लैपटॉप एक साइड पर रख कर अनाया को अपनी गोद में बिठाते वो इसे तंज करने से बाज नहीं आया। अब्रह एक तीखी नज़र इस पर डालकर कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन सुबह वो माँ से शकवा किए बना ना रह सका। सुबह ऑफिस जाते हुए नाश्ते की टेबल पर वो असफंद साहिब और शगुफ्ता बेगम ही थीं। अनाया और अब्रह दोनों अभी सो रही थीं। अपने अनाया को कहा था मुझे बाबा कहने को, इसकी शकवा कुना नजरें माँ पर थीं। हाँ तो क्या ज़रूरी है? इसने उल्टा सवाल किया। हाँ, बहुत ज़रूरी है। वो अभी बच्ची है, इसे हर मकाम पर माँ और बाप दोनों की ज़रूरत महसूस होगी। अभी से इसके ज़हन को उलझाने से बेहतर नहीं कि फ़िलहाल इसे ये यकीन दिलाया जाए कि तुम ही इसके बाप हो। जब बड़ी होगी तब हकीकत इसको बता देंगे, लेकिन अभी से इसे ज़हनी अजियत देने की क्या ज़रूरत है? इसे बच्ची समझकर ट्रीट करो। इस सब में इसका कोई कसूर नहीं। पता है कल मुझे क्या कह रही थी? कहने लगी, मम्मी मुझे पार्क लेकर गईं तो बहुत से बच्चे अपने बाबा के साथ आए हुए थे। दादो, मेरे बाबा कौन हैं? वो मुझे पार्क क्यों नहीं लेकर जाते मम्मी, और दादा ही क्यों लेकर जाते हैं? अब खुद सोचो, मैं इसकी महरूमी को दो चंद करती और कहती तुम्हार बाप मनो मिट्टी तले सो रहा है, वो कैसे तुम्हें लेकर जाए। बात करते करते इनकी आवाज़ रुंध गई। उफ़्फो मम्मी, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप ऐसे रोएं, बस वैसे ही पूछा था। अब तो कहकर साइड पर हो गईं। इसकी अम्मा से मुझे डांट पड़ गई। अपने लहजे को शरारती बनाते इसने माँ को दुख से निकालने की कोशिश की। दाएं नगहाल की जानिब आती अब्रह ये सब गुफ्तगू सुनकर दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। कोई बात नहीं, बीवी की पहली पहली डांट है, इंजॉय करो। असफंद साहिब की बात पर वो बस एक लम्हे को उन्हें देख कर रह गया। शगुफ्ता और असफंद साहिब दोनों मुस्करा रहे थे। इसे लफ्ज़ बीवी बहुत अजीब लगा। अब्रह भी खामोशी से पलट गई। न जाने दोनों के दिल में किया था। तुम्हें ज़रा भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? वो जो ऑफिस से आने के बाद लाउंज में सोफे पर बैठा मज़े से एक बाल पूल खेलने में मसरूफ़ था। शगुफ्ता की बात सुनकर ना चाहते हुए भी अपनी गेम बंद करके इनकी जानिब मुतवज्जे होना पड़ा। अब मुझ गरीब ने क्या कर दिया है? सर्द आह भर कर वो सीधा बैठा। बेचारी सी सूरत बनाकर पास बैठी माँ को देखा। दो जाने अब तुमसे मंसूब है। इनके कपड़े लत्ते की कोई जिम्मेदारी तुम पर है कि नहीं? माँ की बात पर इसे एहसास हुआ कि शादी को 2 माह बैठ गए थे, मगर इसने अब्रह को कभी खर्चा नहीं दिया था। सॉरी मम्मी, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप अब्रह को दे देना। हाशिब की बात पर उनकी तिवरी चढ़ गई। वो मेरी बीवी है। दुरुस्त लहजे में किए जाने वाले सवाल पर वो बमुश्किल अपनी हंसी रोक पाया। तुम्हारी बीवी है ना? माँ बेटी अभी नीचे आती हैं तो तुम दोनों को बाजार लेकर जाओ और इनकी मर्जी की चीज़ उन्हें दिलाओ और फिर तुम खुद अब्रह को पैसे दो। अब क्या इतने बच्चे हो तुम हाशिब के मुझे हर चीज़ तुम्हें डिक्टेट करनी पड़े? मम्मी प्लीज अब ये बाजारों वाला सीन ना करें, आप खुद जाएं। तुम्हारी बीवी है ना? माँ बेटी अभी नीचे आती हैं तो तुम दोनों को बाजार लेकर जाओ और इनकी मर्जी की चीज़ उन्हें दिलाओ और फिर तुम खुद अब्रह को पैसे दो। अब क्या इतने बच्चे हो तुम हाशिब के मुझे हर चीज़ तुम्हें डिक्टेट करनी पड़े? ज़रा सी अक्ल नहीं है? वो अच्छा खासा इस पर बरसे। मम्मी प्लीज अब ये बाजारों वाला सीन ना करें, आप खुद जाएं। मुझे वैसे भी ना ख्वातीन की शॉपिंग का पता है ना बच्चों की। इसका जवाब सीढ़ियां उतरती अब्रह के कानों तक बआसानी गया था। इसने कर्ब से आंखें मींची। अभी थोड़ी देर पहले ही वो अनाया के कपड़े चेंज करवाने ऊपर लेकर गई थी, जिसने अपनी फराक पर जूस गिरा लिया था। यही बात थी, यही ताने थे जिनके बाइस वो ये शादी करने के हक में नहीं थी। खामोशी से बाकी की सीढ़ियां उतरने लगी। बकवास नहीं करो, वो आ रही है, खामोशी से इसे लेकर जाओ। वो अब्रह को नीचे आता देखकर वो अब कोई आएं बाएं शाएं करने की पोजीशन में नहीं था, लिहाजा गुस्से से बस तिलमिला कर रह गया। अब्रह बेटी खुद भी तैयार हो जाओ, ये हाशिब तुम दोनों को बाजार ले जाएगा। अनाया और अपने लिए कोई कपड़े वगैरह देख लेना। उन्होंने पास आती अनाया को देखकर प्यार से कहा, मम्मी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, हम दोनों के पास काफी कपड़े हैं। वो धीमे लहजे में उन्हें मना करने लगी, बस कोई उधर उधर की बात ना सुनो, जाओ शाबाश, मेरी शहजादी को मेरे पास छोड़ दो, तुम जाकर तैयार हो जाओ। उन्होंने इसे टोका। वो इनकी इज्जत बहुत करती थी, लिहाजा कभी उनसे बहस नहीं की थी। एक बेबस निगाह उन पर डालकर खामोशी से वापस मुड़ गई।
हाशिब इस तमाम अरसे में इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखता रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो बड़ी सी चादर लेकर आई। सूट वही पहन रखा था। हाशिब भी खामोशी से उठ गया। गाड़ी में अनाया ही चहक रही थी। वो दोनों तो मजबूरी में बंधे दुनिया दिखावा कर रहे थे। मार्केट पहुंचकर भी अब्रह तमाम वक्त अनाया की चीजें खरीदती रही। हाशिब ये सब खामोशी से देखता रहा। जिस वक्त वो शॉपिंग के बाद अनाया को प्ले लैंड लेकर जा रहे थे, तब बिलाखिर हाशिब को अब्रह को टोकना पड़ा। अपने लिए कुछ नहीं लिया। वजह जान सकता हूँ, सर्द लहजे पर अब्रह ने शाम से अब तक पहली नज़र गाड़ी चिल्लाते हाशिब पर डाली। मैं अपना बैग लेकर नहीं आई थी, इसलिए वो नज़रें वापस सामने विंड स्क्रीन की जानिब मोड़ते वो सादा लहजे में बोली। मगर उसका सादा लहजा हाशिब का मीटर शॉर्ट करने के लिए बहुत था। इसने एक बेयकीन नज़र अब्रह पर डाली। मैंने आपको कब कहा कि मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं? अब जो चाहिए ले ले। मेरे पास कार्ड्स हैं। हाशिब समझने से कासिर था कि अब्रह ने ऐसा क्यों कहा। हाँ, मगर मैं आपके पैसों पर शॉपिंग नहीं करना चाहती। अनाया का आपसे बहुत अहम रिश्ता है, इस पर अपने पैसे खर्च किए मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मैं आपके पैसे खुद पर खर्च नहीं कर सकती। इसके जवाब पर हाशिब को गाड़ी चिल्लाना मुसीबत हो गया। साइड पर गाड़ी रोककर अब की बार उसने अपना पूरे का पूरा रुख उसकी जानिब किया। आर यू किडिंग मी? हराम की कमाई नहीं है मेरी, और अगर अनाया के साथ रिश्ता है तो क्या आपके साथ नहीं है? कैसी बचगाना बात है। ये जिस गाड़ी में आप बैठी हैं ये भी मेरे पैसों की है। इसमें पेट्रोल भी मेरे पैसों का डला हुआ है। और बताएं क्या किया गनवाऊं? तो गुस्से में वो बोलता चला गया। अनाया भी हैरत से इसे देख रही थी, मगर जिस पर असर होना चाहिए था वो ऐसे बैठी थी जैसे इसे कोई फर्क ना पड़ा हो। ये सच था कि इकट्ठे बिजनेस करने के बावजूद असफंद साहिब अभी तक अपने बेटों की गाड़ी और पेट्रोल का खर्चा खुद उठाते थे। इस गाड़ी के सब अखराजात डैडी आपको देते हैं। तौजीह पर हाशिब का दिल किया अपना सर फाड़ ले। आपके साथ मसला किया है, ना तो आप मेरी दुश्मन हैं और ना ही मैं। ओवर रैकेट क्यों कर रही हैं? मैं मानता हूँ हमारी शादी की वजूहात अजीब सी हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है हम अब नॉर्मली रिएक्ट करें? हम दोनों को वक्त चाहिए, मगर हम इस वक्त को बेहतर अंदाज में गुजार सकते हैं। प्लीज़ अब्रह, हमारी ये बातें अनाया के लिए नुकसानदेह होंगी। पहली मर्तबा हाशिब ने इसके और अपने रिश्ते को लेकर कोई बात इतनी तफसील से कही थी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर अनाया को प्ले लैंड लेकर जाना है तो ठीक है, नहीं तो घर चलें, मैं बहुत थक गई हूँ। चेहरा दूसरी जानिब मोड़े सपाट लहजे में वो इस वक्त हाशिब को बेहद जिद्दी और उखड़ लगी। वो ऐसी तो नहीं थी। वो तो बड़ी नरमखू थी। ये कैसे अंदाज वो इसे दुखाने लग गई थी। वो हैरान था। खामोशी से गाड़ी प्लेलैंड की जानिब मोड़ी, मगर ज्यादा देर फिर वो वहां नहीं रुके। अनाया भी थक चुकी थी और उन दोनों के दरमियान कशीदगी को वो महसूस कर रही थी। बच्चे जितने भी छोटे हों, वो अपने अर्द गिर्द के लोगों के रवैयों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और फिर वो तो थी भी बच्ची। बच्चों की निस्बत बच्चियां छोटी उम्र से ही माँ बाप के बदसूरत रवैयों को समझने लग जाती है। और फिर अब्रह की इस बेजारी का सिलसिला रुका नहीं, वक्तन फवक्तन चलता रहा। ये सब इसीलिए है कि तुम अभी तक इसकी हैसियत को तस्लीम नहीं कर रहे। हाशिब अब अब्रह की इस इग्नोरेंस पॉलिसी से उकताहट का शिकार होने लगा था। वो इससे बहुत ज्यादा दोस्ताना तो नहीं, हाँ, मगर बहुत रोड भी कभी नहीं रहा था। ठीक है कि वो इससे बहुत ज्यादा अब भी नहीं बोलता था, मगर अनाया उन दोनों के रवैयों से मुतासिर होने लगी थी। हाशिब उन सब बातों को नोट कर रहा था, मगर अब्रह कोई ऐसा मौका ही नहीं आने देती थी कि वो इससे बात करे। इस दिन के बाद से वो अब इसके साथ बाहर निकलने से पूरी तरह इज्तिनाब बरत रही थी। सानिया का बहुत दिनों बाद फोन आया और हाशिब खुद को अपने और अब्रह के ताल्लुकात बताने से रोक ना सका। सानिया ने इसे ही मोरिद इल्जाम ठहराया। तुम खुद सोचो, वो कोई मौका ही नहीं आने दे रही कि मैं नॉर्मली इससे भी यूं करूं। अभी कल की बात है, मैं कल जल्दी घर आ गया तो पता चला कि मैडम अनाया को मोंटेसोरी के एडिशन के लिए मम्मी के साथ लेकर गई हुई है। ना मुझसे इसने जिक्र करना मुनासिब समझा और ना ही मुझसे इजाज़त ली। मम्मी भी इसकी अदासेत की वजह से इसे टोकती नहीं, मगर इसका मतलब है वो जो मर्जी करे। और जब मैंने इससे पूछा कि मुझे क्यों नहीं बताया, तो बड़ी मासूमियत से बोली, मम्मी और डैडी घर के बड़े हैं, मैं उनसे पूछकर अनाया को लेकर गई थी। यानी मैं तो का कहूँ घर का, जिससे पूछना गवारा नहीं। हाशिब रात के इस पहरला में टहलता हुआ अपने दिल की खोलिन सानिया के साथ शेयर कर रहा था।
जो इसकी बातों पर हंसे जा रही थी। देयर इज नथिंग टू लैफ अबाउट, वो चरचरे लहजे में बोला। क्या करूं, कितनी क्यूट लड़ाइयां हैं तुम दोनों की, और पता है कभी कभी ऐसी लड़ाइयों का एंड शदीद तरीन मोहब्बत की सूरत निकलता है। वो मुस्कुराते हुए बोली। ओ प्लीज, कहीं हो ही ना जाए मोहब्बत, वो भी इस नकचली अब्रह से। उफ, सारिम ने कैसे बर्दाश्त किया इसे 4 साल। यार तब ये ऐसी नहीं थी, इतने अच्छे अखलाक की थी। तब इसको चाहने वाला, इसके नाज उठाने वाला कोई हर लम्हा इसके आसपास था। अब वो किसके साथ हंस कर बोले। तुम खुद सोचो, किसी दिन तुमने इसके पास बैठकर उसके जख्मों पर मरहम रखी है। हाशिब, कुछ रिश्तों में लोग आपको अपने नज़दीक आने का मौका नहीं देते, आपको वो मौका खुद निकालना पड़ता है। तुम ज़बरदस्ती इसे अपनी जानिब आने पर माइल मत करो। तुम एक अच्छे दोस्त की तरह ज़बरदस्ती इसके गम तो बांट सकते हो। तुम्हें सिर्फ इस बात का डर है कि शॉपिंग वाले वाकई की तरह वो तुम्हारी इस दोस्ती को भी रिजेक्ट कर देगी। एक बार करेगी, 2 बार करेगी, आखिर तीसरी बार वो तुम्हारा सहारा ढूंढेगी। एक बार ज़बरदस्ती उसका दुख तो बांट कर देखो। हाशिब, जो लोग आपकी तकलीफ को भांप कर खुद 10 कदम बढ़ाकर आपकी जानिब आते हैं, ज़बरदस्ती आपके आंसू पोंछते हैं, उनसे एक अजीब सा मोहब्बत का रिश्ता कायम हो जाता है, जो फिर कभी ना तो ऐसे गमगुसार को भूलने देता है और ना ही कभी दिल से उन्हें निकलने देता है। पहले इस बात का तयन करो कि क्या तुम उसकी तकलीफ बांटने के लिए मुखलिस हो या फिर सबके प्रेशराइज करने पर यह फैसला ले लिया था और अब पछता रहे हो। सानिया ने बहुत कड़ा सवाल किया था। ऑफ कोर्स यार। इसे अब इस कदर संजीदा सूरत बनाए देखकर इसका वो हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आता है जो सारिम की मौजूदगी में था। मैं इसको जिंदगी की जानिब लाना चाहता हूँ। इस कदर वीरानी इसके चेहरे और आंखों से टपकती है कि मैं खौफजदा हो जाता हूँ। इसकी उम्र इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की नहीं है। न जाने क्या क्या सोचती रहती है वो। अक्सर शाम की चाय हम पीने लगें तो इसका कप ठंडा हो जाता है। खाना खाते जब तक मम्मी ना टोकें वो बस प्लेट में आ तो चम्मच हिलाई जाती है या फिर नौइला घुमाई जाती है। मैं इसे जिंदगी की जानिब लाना चाहता हूँ। मुझे डर है डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। जो लोग अपने दिल का हाल किसी को नहीं बताते वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाकर कभी कभी ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें जिंदगी से नफरत हो जाती है। बेशक अनाया का साथ इसके लिए तसल्ली बख्श है, मगर वो इससे अपने महसूसात तो शेयर नहीं कर सकती ना। और अनाया अब इसकी बेतवज्जोही को समझने लग गई है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। वो ठंडी आह भर कर वो सब कह गया जिस पर वो खुद भी हैरान था कि इसने कब अब्रह का इतनी बारीक बीनी से मुशाहिदा किया था। शुक्र, मुझे इतनी तो तसल्ली हुई कि तुम इससे कोई दुश्मनी बांधे हुए नहीं हो, सानिया शरारती अंदाज में बोली। नहीं यार, वो बहुत बेजरर है। फिर भी तुम्हें गुस्सा दिला देती है, सानिया ने एक बार शरारत भरे लहजे में कहा। हाँ, और वो हंस पड़ा। तुम्हें याद है कल सारिम का बर्थडे है, सानिया ने इसे याद दिलाया। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ, वो सर्द आह भर कर उदास लहजे में बोला। कल का मौका बेहतरीन है, तुम इसे कहीं पार्क ले जाओ, कहीं भी, और फिर सारिम की बातें करो। मुझे यकीन है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल का गुबार निकालना शुरू हो जाएगी। इसे ये यकीन दिलाओ तुम उसके अच्छे दोस्त हो, जिसे सारिम और उसके साबिका रिश्ते से कोई मसला नहीं है। मुझे यकीन है वो ज़रूर तुम्हें एक गमगुसार ढूंढते ढूंढते इस रिश्ते को नॉर्मल अंदाज से शुरू कर लेगी। सानिया की बात ने इसको नई सोच में डाल दिया। सुबह होते ही हाशिब ने अब्रह का मुतवर्रिम चेहरा देखकर शाम में सानिया के दिए गए मशवरे पर अमल करने का सोचा। शाम में वो अपने मुकर्ररा वक्त से कुछ देर पहले ही घर आ गया। जब तक वो कपड़े चेंज करके लाउंज में आया तब तक इसे अब्रह कहीं नजर नहीं आई। शगुफ्ता और अनाया तो लाउंज में मौजूद थी मगर अब्रह नहीं थी। वो खामोशी से अनाया के पास रखे किशन पर बैठ गया। अनाया टेबल पर कलरिंग बिक रखे इसमें रंग भरने में मसरूफ थी। शगुफ्ता इसके लिए जूस का गिलास थामे थोड़ी देर बाद किचन से बरामद हुई। इसने अचनबे से मां को जूस का गिलास लाते देखा, जबकि ये काम हमेशा अब्रह करती थी। अब्रह कहाँ है? आखिर इसने पूछ ही लिया। शगुफ्ता को हाशिब के सवाल पर बहुत खुशगवार सी हैरत हुई। खैरियत है आज? उनके मुबहम से सवाल में छुपा मकसद वो समझ गया था। जाहिर है इसकी जगह आप ये काम करेंगी तो मुझे ताज्जुब तो होगा। अपनी तरफ से इसने बात बनाई। ऊपर छत पर है। तुम कहीं जा रहे हो क्या? अब्रह का बताते।
हाशिब को जीन्स और डार्क बिल्लो टी शर्ट में देखकर वो पूछे बना ना रह सके। अमूमन घर आकर वो इस वक्त ट्राउज़र और टी शर्ट में होता था। जी आपकी बहू को कहीं लेकर जाना है? अनाया घर पर ही है। उन्हें हैरत में मुब्तला करके गिलास रखता वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। अपने लंबे चौड़े खुबरू बेटे को हैरत और खुशी के मिले जले तासुरात समेत देखते उन्होंने दोनों की अबदी खुशियों की दुआ मांगी। अस्सलाम अलैकुम। वो जो कब से खिले आसमां में मौजूद परिंदों की चहल पहल देखने में मगन थी, अपने पीछे से आने वाली हाशिब की आवाज़ पर चौंक गई। वो अलैकुम सलाम बगैर उसकी जानिब मुड़े जवाब दिया। हाशिब आहिस्ता कदमों से चलता गुरियल के पास अब्रह से चंद कदमों के फासले पर रुका। गुरियल से टेक लगाए शाम की फैली जर्द किरणों में अब्रह के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो मुरझाया हुआ था। न जाने सुबह से कितनी बार रो चुकी थी। आंखें सूजी हुई थीं। सिया और सफ़ेद रंग के कपड़ों में दोपट्टा कांधों पर लिए उदे खिले बालों में इसकी सुनहरी रंगत दमक रही थी। हाशिब के दिल को कुछ हुआ। यकदम से इसके चेहरे से नजरें हटाईं। चलीं बाहर चलते हैं, वो दोस्ताना अंदाज में इससे मुखातिब हुआ। सीधा होते जीन्स की जेबों में हाथ डालते वो अब्रह को हैरान कर गया। कुछ देर उसकी जानिब देखकर उसने नज़र फेर ली। मुझे कहीं नहीं जाना। उसाफ जवाब पर हाशिब को गुस्सा तो आया, मगर सानिया की बातें याद करके वो जब्त कर गया। मुझे आपको कुछ दुखाना है, कुछ सुनाना है। वो हर कीमत पर इसे ले जाना चाहता था, मगर मैं कह चुकी हूं कि मुझे नहीं जाना। प्लीज ल्यूमी अलून। वो हाथ उठाकर लम्हा भर को आंखें बंद करके अपने इश्तियाल को काबू करके बोली। क्या सारिम का वास्ता देने पर भी नहीं मानेंगी? हाशिब ने ये क्या कह दिया था? इसे लगा अब वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकेगी। फिर भी खुद को मजबूत दुखाने के लिए वो खड़ी थी, मगर कुछ देर वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। नजरें झुकाए अपने आंसुओं को धकेलने की कोशिश करती रही। फिर यकदम शकोकुना नजरें उठाकर हाशिब को देखा। आज तो अपने ये कह दिया है, आइंदे मत किएगा। बमुश्किल चंद अल्फाज अदा किए। हाशिब को यकीन था आज के बाद वाकई ऐसा कहने की इसे जरूरत नहीं पड़ेगी। चलीं उस सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ाते हुए वो बोली। हाशिब ने इसकी पैरवी की। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे थे। हाशिब ने गाड़ी का रुख नज़दीकी पार्क की जानिब किया। गाड़ी पार्क के सामने रुकी। यहाँ गुघर से यहाँ तक आते अब्रह पहली मर्तबा बोली। हाँ आए, कुछ दुखाना है आपको? हाशिब हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर लिए इससे मुखातिब हुआ। अब्रह खामोशी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई। हाशिब इसलिए एक ट्रक की जानिब बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद एक बेंच की जानिब इशारा किया, जिसके सामने कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। बेंच पर बैठकर वो अल्फाज को तरतीब देने लगा, जबकि अब्रह अभी तक कशमकश में मुब्तला थी कि वो इसे यहाँ किया दुखाने लाया है। मैं और सारिम जब टीन एज में पहुंचे तब डैडी हमें इस पार्क में लाते थे, और हम बिल्कुल ऐसे ही उन लड़कों की तरह यहाँ क्रिकेट खेलते थे। हर बार मेरे हारने पर सारिम इस बाईं जानिब बने दरख्त पर विनर लिखकर अपने नाम का पहला हर्फ लिखता था, और मेरे नाम के पहले हर्फ के साथ लूजर लिखता था, और मैं घर पहुंचने तक इससे खफा रहता था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई फिर बिजनेस में ऐसे मसरूफ हुए कि यहाँ आकर क्रिकेट खेलना ही खत्म हो गया। हम जब लास्ट टाइम यहाँ आए थे तब हमने अहद किया था कि अपने बच्चों को भी यहाँ इसी तरह लाया करेंगे जैसे डैडी हमें खेलने के लिए लाते हैं। मगर वक्त। हाशिब ने अपनी बात रोककर एक नज़र आंसू बहाती अब्रह की जानिब देखा। अपनी जगह से खिसक कर वो इसके करीब आया। अब्रह, वो हम सब के लिए बहुत अहम था। डैडी और मम्मी ने अपना एक बेटा खोया, मैंने अपना दोस्तों जैसा भाई। हम सब का नुकसान हुआ है, मगर हमने जिंदगी गुजारना नहीं छोड़ी। सब कुछ चलता रहता है, जिंदगी भी, सांसें भी, और दुनिया के सभी काम। पीछे रह जाने वालों का इम्तिहान सबसे कड़ा होता है, क्योंकि उन्हें इस बिछड़ने वाले शख्स की यादों के साथ साथ खुद पर खुश रहने का एक खौल चढ़ाकर जिंदगी गुजारनी होती है। ये दुनिया का दस्तूर है, और हम इस दुनिया का हिस्सा। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि सारिम को याद करना छोड़ दे, लेकिन अनाया के लिए जो आपके पास सारिम की सबसे बेहतरीन निशानी है, खुद को कुछ और मजबूत कर ले। इस अदासियत से बाहर आने की कोशिश करे। पता है, कुछ दिन पहले अनाया सेड समाइली बना रही थी। इसकी कॉपी का एक पूरा पेज सेड समाइली से भरा पड़ा था। फिर मुझे कहने लगी, बाबा इसका नाम समाइली नहीं सीधी होना चाहिए। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्यों? वो कहने लगी, ये तो सेड है, समाइल तो नहीं कर रहा, जैसे मम्मी कभी समाइल नहीं करती।
मैं इसकी बात सुनकर न सिर्फ चौंका बल्कि शशदर रह गया। अब्रह वो आपके मूड्स को समझने लग गई है। अगर इस ताल्लुक को शुरू करने का मकसद इसे नॉर्मल जिंदगी देना था तो माजरत के साथ आप इसे नॉर्मल नहीं होने दे रही हो। मैं ये नहीं कहता आप सब भूल जाओ, मगर अनाया के लिए खुद को थोड़ा सा बदल लो। मुझसे सारिम की बातें शेयर करो, आपके दिल में जो है। मैं हर लम्हा आपको सुनने को तैयार हूं। आजमा कर देखो। इसका हाथ थामे इसकी आंसू से भीगी आंखों और तर चेहरे को वो दुख से देख रहा था। मुझे लगता है मेरी जिंदगी बस यहीं रुक गई है, ऐसे जैसे अब कोई अपना है ही नहीं। मैं कोशिश करती हूं मगर मैं इस सब से बाहर नहीं आ पर ही मुझे सारिम भूलते ही नहीं, मैं क्या करूं। इनके साथ बीता हर लम्हा, हर पिल बस याद आए जाता है। मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी बस उन्हीं 4 सालों में जी गई हूं। अब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। वो फूट फूट कर रोती अपने सब जख्म हाशिब को दुखा रही थी। हाशिब ने लब भींच कर रोती हुई अब्रह को बाजू के हल्के में लेकर अपने कंधे के साथ लगा लिया। हम कुछ अरसे के लिए बाहर चलीं, हाशिब ने जैसे कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना इस घर से, कभी भी नहीं और कहीं भी नहीं। वो मुसलसल सर नफी में हिलाते हुए बोली। ओके ओके। इसका बाज और सहलाते वो इसे शांत करने लगा। कुछ देर वो यूं ही हाशिब के साथ लगी खुद को संभालती रही और फिर संभलते ही अपनी ही हरकत पर शर्मसार हुई, झटके से पीछे हुई। हाशिब ने भी आहिस्ता से इसके गिर्द लिपटे अपने बाजू हटाए। इसे लगा वो अब्रह की एक एक जुम्बिश से इसे समझने लगा है। वो खुद भी अपनी बदलती कैफियत पर हैरान था। वो कैसे बन कहे इसे समझने लगा था, वो खुद अनजान था। मैं वो दरख्त देख लूं, खिफ़्फ़त ज़दा चेहरा लिए नज़रें चुराने इसने हाशिब से इजाज़त ली। आए। इसके उठने से पहले वो उठकर इसका हाथ थामे इस दरख्त के पास ले आया। वो दरख्त विनर और लूज़र के अल्फाज से भरा पड़ा था। हाशिब दरख्त के करीब आते ही इसका हाथ छोड़ चुका था। वो मोहब्बत से इन अल्फाज पर हाथ फेरते फिर से आंसू बहाने लगी। हाशिब ने इसके कंधे पर हाथ रखा और अब्रह नहीं जानती थी हाशिब के इस अंदाज में कौन सा एहसास छुपा था जो इसे बार बार उसके सामने बिखरने से रोक नहीं पा रहा था। हाशिब ने होले से इसे अपने साथ लगाया और अब की बार अब्रह ने इसको अपना गमगुसार मानते अपने सारे आंसू बहा डाले। हाशिब ने इसके आंसू साफ किए, इसका हाथ थामे वो पार्क से बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठने तक अब्रह को यूं लगा वो सारिम के मरने के बाद आज हल्की फुल्की हुई है। अपना सब दुख दर्द किसी बहुत अपने को सुनाकर लगता है तकलीफ वाकई कम हो गई है। ऐसा ही अब्रह को महसूस हो रहा था। इसने एक नज़र गाड़ी चिल्लाते हाशिब पर डाली। कुछ दिन पहले जिस शख्स से वो सब ज्यादा बेजार थी, आज वो यकदम सबसे ज्यादा अपना लगने लगा था। इसके सामने रोते इसे शर्मिंदगी नहीं हुई थी। इससे अपने एहसासात शेयर करते इसे हिचकिचाहट नहीं हुई थी। ऐसा क्यों था? अभी वो समझने से कासिर थी।